दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्लिक ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं एसएससी के 4600 क्वेश्चन की सीरीज जो टीसीएस ने 2020 के जो एसएससी के पेपर्स हुए थे उसमें पूछी थी। तो उस सीरीज का ये पार्ट 6 है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं 18 मार्च 2020 को जो सीएसएसएल का 3rd सितंबर पेपर हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके अलावा आपके जितने भी पेपर हैं जैसे कि एसएससी, सीजीएल, स्टेनो, जेई, सीपीओ, फेज 8 और दिल्ली पुलिस, इसमें भी जितने क्वेश्चन पूछे गए हम उन सबको भी करेंगे। तो इस तरीके से टोटल आपके 4600 क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन कलेक्ट होने के साथ साथ आपको पेपर के लेवल का भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट कहाँ से पूछा जाता है, पॉलिटी हिस्ट्री किस लेवल की पूछी जाती है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस सीरीज से। तो चलते हम लोग सीधे क्वेश्चन पर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। और आपको अगर अपनी तैयारी मेरा छोटा ये सहयोग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। किस वर्ष दिया था, तो इसके पहले हम समझ लेते हैं क्या था बंगाल विभाजन का मुद्दा। तो बंगाल विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को। विभाजन की घोषणा कर दी थी बंगाल के। अब क्यों कर दी थी उसको भी अभी देखते हैं। लेकिन ये जो लागू हुई थी, ये घोषणा तो की थी विभाजन की 1905 को, लेकिन लागू हुई थी 16 अक्टूबर 1905 से। ये डायरेक्ट डेट पूछ के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने डेट को भी मेंशन कर दिया है यहाँ पर, जुलाई और अक्टूबर। लेकिन ये बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, ये इसलिए किया गया था क्योंकि 1905 का समय आप देख रहे हैं। 1857 में इससे पहले क्रांति हो ही चुकी थी। लोग जान ही गए थे कि अंग्रेजों को हम अपने यहाँ से भगा सकते हैं अगर हम एकजुट हो जाएं। उसके बाद से कांग्रेस की संस्था भी बन गई थी 1885 में। तो आज़ादी की सुगबुगाहट पूरे देश में मच चुकी थी। उसी से बचने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। किस किस हिस्से में बांट दिया, पूर्वी बंगाल में और पश्चिमी बंगाल में। पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र था। साफ साफ फूट डालो और राज करो वाली राजनीति है। लेकिन भारत की जो जनता थी वो कर्जन की इस चाल को भांप गई। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर इसके खिलाफ बहुत विरोध किया और लगभग 2-3 साल के अंदर ये बंग भंग आंदोलन के रूप में सामने आया, जो कि 1908 में हुआ था। यह आंदोलन इतना तेज था कि अंग्रेज सरकार इसको दबा नहीं सकी और फाइनली 1911 आते आते दिल्ली दरबार लगाया गया, जिसमें जो इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉर्ज V वो आए और उन्होंने कहा कि हम बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं। और साथ साथ एक घोषणा और की थी। क्या घोषणा की थी कि अब जो राजधानी है भारत की वो कोलकाता से चेंज होकर दिल्ली की जाएगी, क्योंकि अंग्रेज समझ चुके थे कि कोलकाता तो एक कोने में है, यहाँ से पूरे भारत पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। तो 1911 के दिल्ली दरबार में कोलकाता से दिल्ली राजधानी चेंज करने की बात की गई थी। लेकिन फिर 1911 से काम होता है, एडवर्ड लुटियंस को काम सौंपा जाता है। वो वायसराय हाउस बनाते हैं, संसद भवन बनाते हैं और पूरी दिल्ली को एक सुनियोजित शहर के रूप में बसाते हैं। और फाइनली जाकर 1931 में 1931 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन का आदेश दिया था 1905 में 19 जुलाई के दिन। नेक्स्ट पूछा था आपसे, भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है। कौन होता है राज्य की सरकार का प्रमुख? जो होता है वो होता है राज्यपाल। और केंद्र की सरकार का यानी कि भारत की सरकार का प्रमुख कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। अब एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर किसी राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख पूछा जाता, प्रमुख के आगे अगर वास्तविक शब्द का प्रयोग होता तो इसका आंसर हो जाता मुख्यमंत्री। वैसे ही केंद्र सरकार यानी कि भारत का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री की सलाह के कोई काम कर नहीं सकता। तो वास्तव में प्रमुख, असली में प्रमुख कौन हुआ? प्रधानमंत्री हुआ। नेक्स्ट है, स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आप जानते होंगे इनको। स्मृति मंधाना है क्रिकेट से संबंधित। ये देख लीजिए, इनकी फोटो है। बहुत ही बेस्ट प्लेयर है इंडिया की, मात्र 24 ईयर्स की हैं। जबकि जो इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है वो कौन है? मिताली राज है। इस चीज़ को आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट है, एसिड अटैक पीड़िता की कहानी पर आधारित फिल्म छपाक के निर्माता का नाम बताइए। अब ये तो क्वेश्चन आपको घुमा दिया, थोड़ा सा फंसा दिया इसमें, क्योंकि इसमें जो अभिनय किया है, अगर हीरोइन का नाम पूछा जाता, अभिनेत्री का, तो हम बता देते कि दीपिका पादुकोण ने किया है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है निर्माता का नाम। तो इस फिल्म की जो निर्माता हैं वो है मेघना गुलजार। यहाँ पर मेघना गुलजार वाला राइट आंसर है। जो मूवी आई थी छपाक, वो आई थी 10 जनवरी 2020 को। तो इस तरीके से डायरेक्ट करंट का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। छपाक मूवी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस मूवी में दिखाया गया है कि लड़कियों पर जो एसिड अटैक होता है उसके बाद उनकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। अरे ये क्या बात हुई, अगर आप लड़की को प्यार से हासिल नहीं कर पा रहे हैं
जो चीज़ आपकी नहीं हुई वो आप किसी की भी नहीं होने देंगे। मतलब इतनी बुरी मानसिकता हमारे समाज में कहाँ से आ रही है। देखिए यहाँ पर एसिड अटैक के कारण इनका चेहरा कैसा हो गया है। वैसे ये जो फिल्म थी, जिस लड़की के जीवन पर आधारित थी, एक सच्ची कहानी थी ये, उस लड़की का नाम था लक्ष्मी अग्रवाल, जिस पर एसिड अटैक हुआ था। ये आप इस मूवी को देख के इनके बारे में और भी जान सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मूवी है। आप इस मूवी को देखेंगे तो शायद इनके दर्द के बारे में जान पाएँ, थोड़ा सा ही महसूस कर पाएँ, आप अंदर से बिल्कुल कांप जाएंगे। नेक्स्ट पूछा था, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? यह किया गया था रूस के सहयोग से। और रूस के सहयोग से बनाया किसने था? इसको बनाया था NPCIL ने, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यही वाली संस्था सारे पावर स्टेशन बनाती है, जितने भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने लायक है कि जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और अभी वर्तमान में भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, 7 पावर प्लांट हैं, जिनमें कि टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं। अब इस चीज़ में आप कंफ्यूज होंगे कि 7 तो पावर प्लांट हैं, जैसे कि आप देख लीजिए कुडनकुलम हो गया, कैगा कर्नाटक में हो गया, तमिलनाडु में एक और है कलपक्कम, काकरापाड़ा गुजरात में है। तो इस तरीके से टोटल 7 हैं। और इसके अंदर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर क्यों? क्योंकि एक पावर प्लांट के अंदर एक से ज़्यादा भी तो न्यूक्लियर रिएक्टर हो सकते हैं। जैसे कि इसी वाले में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं, इसलिए भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कितने हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, आप कैसे भी इसमें कर सकते हैं। पहले तो आप इसको डिकोड करिए कि शर्करा लिखकर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। शर्करा जो होती है शुगर, वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज शुगर ही तो होता है। तो ग्लूकोज यानी कि खाना बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेगा? कौन सा करता है? क्लोरोफिल ग्रहण करता है। तो यहाँ पर कहाँ है क्लोरोफिल? ये देखिए, ये लिखा है क्लोरोप्लास्ट। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? अरे ये तो रामलाल टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, प्यादे का उपयोग करते हुए एक बेहतरीन चाल के माध्यम से हिमल गोसाई ने ग्रैंड मास्टर NR बिसाक को मात दे दी। हम किस खेल की बात कर रहे हैं? किस खेल की बात कर रहे हैं? ग्रैंड मास्टर जिसमें आया हो, प्यादा जिसमें आया हो, तो वो कौन सा खेल हो सकता है? वो एक ही खेल हो सकता है, चेस वाला, शतरंज। नेक्स्ट है, संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक या सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करें। मतलब इनमें से कौन सा सही है, ये बताना है आपको। तो देखते हैं कि करके सबको। रामकृष्ण परमहंस ने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। ये विकल्प गलत है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी गलत है। राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी गलत है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यही वाला सही है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर, गुरु कौन थे इनके? रामकृष्ण परमहंस थे, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और ये वाला देख लीजिए, अगर हम इसको क्रॉस कर दें, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की, और राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। और रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने ऐसी किसी खास संस्था की स्थापना तो नहीं की जो एग्जाम में पूछी जाती हो, बल्कि इनकी शिष्य ने स्थापना की थी। 2018 में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में हम। ये हैं आपके विराट कोहली। 2018 की बात चल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारतीय प्रधानमंत्री ने कब देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया? तो ये किया था गांधी जयंती के दिन 2019 में, जब गांधी जी की 150वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। तो इसका राइट आंसर है 150वीं पुण्यतिथि पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है? मॉनेटरी पॉलिसी को कौन नियंत्रित करता है? इस क्वेश्चन में हिंट भी दी गई है, शीर्ष बैंकिंग संस्था। तो भारत की अपेक्स बैंक शीर्ष बैंकिंग संस्था कौन सी है? एक ही है, भारतीय रिजर्व बैंक। और बाकी ये दोनों सरकारी बैंक हैं, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, और एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है। नेक्स्ट पूछा था, संक्रांति जो फसल का त्यौहार है, इसे हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और इसे भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन गुजरात में इसे क्या कहते हैं, ये पूछा था आपसे। गुजरात में इसे कहते हैं उत्तरायण। पतंगें उड़ाई जाती हैं इस समय। तो देखते हैं भारत के विभिन्न हिस्सों में और इसे क्या कहते हैं। पंजाब में इसको कहा जाता है लोहड़ी,
गुजरात में उत्तरायण, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति और तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है, बंगाल में इसे पौष के नाम से जाना जाता है। ये जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाला इलाका है टोटल, यहाँ पर इसको माघी के नाम से भी जाना जाता है, माघ के महीने में मनाया जाता है ना। और उत्तर प्रदेश, बिहार वाले इलाके में इसे मकर संक्रांति ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका एक और कॉमन सा नाम प्रचलित है, इस क्षेत्र में इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फायरबॉल को सही परिभाषित करता है? तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंग्लिश वर्जन में देखते हैं इसको। इट इज़ द नेम ऑफ अ सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर का नाम है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो फायरवॉल होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का मिश्रण होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है थर्ड वाला। बाद में पढ़ते इसमें क्या लिखा है। जो फायरवॉल होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर से डाटा आ रहा है, उसको चेक करने के बाद ही हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में जाने देता है, कहीं कोई वायरस वगैरह तो नहीं आ रहा। यही काम होता है फायरवॉल का। यहाँ पर लिखा भी है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू परमिट और डिनाई नेटवर्क ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ रूल्स। मतलब अगर सही होगा नेटवर्क, जिसमें कोई वायरस नहीं होगा, हैकिंग नहीं होगी, तो उसको परमिट कर देगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो डिनाई कर देगा। ये हमारे सिस्टम और दूसरे सिस्टम के बीच में एक वॉल के रूप में काम करता है, इसलिए इसको फायरवॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पूछा था, निम्नलिखित में से ऊष्मागत की थर्मोडायनेमिक्स तापमान की इकाई क्या है? स्पेशली यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स में इकाई यूज होती है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है केल्विन। ये ताप की ऐसा इकाई है, वैसे सेल्सियस भी ताप की ऐसा इकाई है, लेकिन स्पेशली अगर बात की जाए थर्मोडायनेमिक्स की तो केल्विन का यूज ज़्यादा किया जाता है। वैसे अगर आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहें तो आपको 273 ऐड करना पड़ता है डिग्री सेल्सियस में। और भी देखते हैं, रेडियन जो है वो तो कोण का ऐसा ही मात्रक है, और फ़ारेनहाइट भी ताप का एक मात्रक होता है, लेकिन ये ऐसा ही मात्रक नहीं है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, कौन से ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप इस फॉर्मूले से बदल भी सकते हैं। कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, बताइए 20 डिग्री सेल्सियस को बदलिए 30 डिग्री सेल्सियस को बदलिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से बदल सकते हैं। ये फॉर्मूला है C/5 F-32/9। इसको आप अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी द्रव का pH मान 7 पाया गया, संभवतः यह कौन सा द्रव है? तो 7 जिसका होगा वो क्या होगा? क्षार होगा? नहीं होगा। अम्ल होगा? नहीं होगा। सेलाइन यानी कि नमक होगा? नहीं होगा। क्या होगा? वो केवल जल हो सकता है। देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। pH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन में लिखा रहता है, लेकिन आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको याद रखना है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो पैमाना होता है ये 0 से लेकर 14 तक होता है। टोटल 15 खाने होते हैं इसमें, और बीचों बीच होता है 7। अगर किसी का pH मान 7 है तो वो न्यूट्रल है, अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय, और 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाता है। तो न्यूट्रल जो होता है वो होता है वर्षा का जल या शुद्ध जल। शुद्ध जल को आशुद्ध जल भी कहते हैं। फिर अगर पानी में अम्ल मिल जाए तो होती है अम्लीय वर्षा। जहाँ पर तेल शोधन फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, अधिकतर वहीं पे अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका pH मान 7 नहीं होता है, उसका pH मान होता है 5.4। और समुद्र के जल का pH मान कितना होता है? तो समुद्र का जल तो खारा होता है, इसका pH मान होता है 8। नेक्स्ट पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाना पड़ेगा? जहाँ माउंट एवरेस्ट होगा वहीं तो जाएंगे ना लोग, और किसी देश में तो चले नहीं जाएंगे। तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। वैसे हिमालय तो पूरा भारत के उत्तर में फैला हुआ है, कश्मीर से लेकर असम तक पूरा हिमालय फैला हुआ है, लेकिन हिमालय की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो तो नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल के यहाँ पर है। तो नेपाली तो जाएंगे इसको चढ़ने के लिए। ऑप्शन में और दिया है म्यांमार, तो म्यांमार तो यहाँ कहीं है, यहाँ तो जाएंगे नहीं चढ़ने के लिए। और भूटान दिया हुआ है, तो भूटान भी यहाँ पर है, भूटान जाके क्या करेंगे? चढ़ना तो आपको माउंट एवरेस्ट पर है। और भी देख लीजिए अफगानिस्तान यहाँ पर है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल नेपाल वाला सही है। और एक क्वेश्चन और इससे याद रख लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत के लोग इसको चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? ये कैश क्वेश्चन है, एक बहुत ही सिंपल और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये है माउंट आबू में। नेक्स्ट है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है?
तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। और ये समुद्र के पानी से ही तो बनाया जाता है नमक। अमिताभ बच्चन ने भी गाना गाया है, समुद्र में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। मतलब वो भी दिखा रहे हैं गानों में कि हम कितना साइंस पढ़े हुए हैं, हमें पता है समुद्र का जल नमकीन है, तुमने समुद्र में नहाया है तो और भी तुम नमकीन हो गई हो। मतलब उनको पहले से पता था कि वो हीरोइन नमकीन है, अब और ज़्यादा नमकीन हो गई नहाने के बाद। शायद टेस्ट किया हो उन्होंने कभी। नेक्स्ट पूछा था कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? वाह, सिंपल क्वेश्चन है, CPU को कहा जाता है। और इनपुट यूनिट जैसे कि माउस कीबोर्ड, मेमोरी यूनिट यानी कि जो हार्ड डिस्क वगैरह लगी रहती हैं, और आउटपुट यूनिट जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट यूनिट है। अगर आपने इनपुट आउटपुट वाला ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देखिए, आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे इनपुट आउटपुट को लेकर। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? किस में सबसे पहले होगा? जहाँ सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ेंगी वहीं तो होगा। तो उसको थोड़ा सा हम फिगर के थ्रू समझते हैं। देख लीजिए, ग्लोब है, ये अपना प्यारा भारत है, तो यहाँ पर है ईस्ट यानी कि पूरब, यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश ही तो है। तो जो पृथ्वी है हमारी वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो जब पश्चिम से पूर्व घूमेगी तो घूमते घूमते ये वाला हिस्सा ना सबसे पहले सूर्य की किरणों के सामने आएगा, तो यहीं तो होगा सूर्योदय, इसलिए ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद धीरे से इस वाले हिस्से में सूर्योदय होगा, फिर यहाँ होगा, फिर लास्ट में जाके गुजरात में होगा, फिर पाकिस्तान में, ईरान, इराक, सऊदी, ऐसे करते करते लास्ट में जाके अमेरिका में सबसे बाद में होगा। और जापान है यहाँ पर। वैसे तो आपको इस फिगर में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब मैप उठाकर देखेंगे तो जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं क्योंकि जापान सबसे पूरब में है और सूर्य वहाँ सबसे पहले निकलता है। नेक्स्ट पूछा था स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे ये। इनको 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया, हालांकि इनकी डेथ तो 1958 में ही हो गई थी। और ये जो इंदिरा गांधी हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और त्रिपुरा सेन, ये भी यूनियन मिनिस्टर थे शिक्षा के इंदिरा गांधी की सरकार में ही। इनसे कोई क्वेश्चन आता तो नहीं है। और प्रणब मुखर्जी, इनको तो आप जानते ही हैं, ये तो रिसेंटली अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वैसे इनकी भी डेथ अब हो चुकी है। इनको भारत रत्न मिला था 2019 में। किसके साथ मिला था? भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख के साथ। वैसे 2020 में तो भारत रत्न किसी को नहीं दिए गए, हो सकता है अब 2021 में दिए जाएं। नेक्स्ट है, पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली, विंसेंट वैन गोग अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अगर इसमें आपको एक नाम ही पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। किसका? पाब्लो पिकासो, जो कि बहुत ही फेमस चित्रकार थे। ये स्पेन के चित्रकार थे, फ्रांस में इनका बहुत सारा समय बीता और इन्होंने एक से एक बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई। इनका नाम बहुत ही फेमस है पेंटिंग के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फोर्थ वाला, कलाकृति, अपने आर्ट वर्क के लिए फेमस थे। नेक्स्ट है, भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? वैसे तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका जो राइट आंसर था वो था 1958 में स्थापित किया गया था, लेकिन एसएससी वालों ने इसमें सही माना है 1956 को। अब किस बेस पर माना है इसकी खाक छानने के लिए हम चलते हैं इसकी सीधी वेबसाइट पर। देख लीजिए, वेबसाइट है उसकी, सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। सुलसी के नाम से इसको शॉर्ट में जाना जाता है। अब एसएससी ने इसमें जो सही माना है 1956 को, उसकी हम पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इन द ईयर 1958 द स्कीम वाज एनलार्ज्ड बाय द इंटीग्रेटिंग लैंड यूज सर्वे स्कीम ऑफ द सेंट्रल सॉइल। तो कुल मिला के यहाँ पर इतना बताया जा रहा है कि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इससे पहले भी चंद लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ पर। इन 1955 द ऑल इंडिया सॉइल सर्वे स्कीम वाज इनिशिएटेड अंडर द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये वाली संस्था बनने से भी पहले इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंडर में इसकी जो प्रक्रिया थी सॉइल सर्वे की वो इनिशिएटेड यानी कि स्टार्ट कर दी गई थी। कब? 1955 में। तो एसएससी ने शायद इसी बेस पे इसका आंसर 1956 माना हो कि हमने वैज्ञानिक सर्वेक्षण इसका स्टार्ट कर दिया है, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ पूछा जा रहा है कि स्थापना कब हुई थी, 1958, जो कि ऑप्शन में उन्होंने दिया ही नहीं। तो अब बताइए कौन इतना माथा खपाएगा, कौन इसकी वेबसाइट पर जाकर देखेगा कि इसकी स्थापना कब हुई, इसने पहला काम कब किया?
तो इससे बेहतर तो है इस टाइप के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा समय ना बिताएं जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो। ऐसे क्वेश्चन आपका टाइम बर्बाद करने के लिए होते हैं, बस इसको स्किप करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, उस कथन की पहचान करें जो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के संबंध में सही नहीं है। पीडीएस का जो होता है फुल फॉर्म पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पर देख लीजिए। कम कीमतों पर अनाज सभी को मतलब गरीबों को उपलब्ध कराना, यही है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। इसमें होता क्या है, जो जरूरी खाद्यान्न होता है जैसे कि गेहूं हो गया, चावल, शक्कर और भी रात में जलाने के लिए केरोसिन, तो यहाँ पर सही कथन जो नहीं है उसको बताना है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है, ये भी कथन सही है। 1997 से पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं यानी कि टारगेट कंज्यूमर्स के लिए टीपीडीएस बन गया था, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन गया था। तो ये सारे तो सही हैं, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये बंद हो गया है? आपने देखा होगा गांव वगैरह में एक दुकान खुली रहती है, उस दुकान पर लिखा रहता है सरकारी उचित दर की दुकान, तो गरीबों को तो ये अभी भी मिलता है ना। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे, देश में पीडीएस को 2007 से ही बहिष्कृत कर दिया गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, ये अभी भी चल रहा है। तो फ्रेंड, इस तरीके से देखा इस सेट के हमने 25 क्वेश्चन को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस सीरीज का जैसा ही कोई अगला वीडियो आता है आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।